देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ देश का बुलेटिन। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत बनने जा रहे रफेल विमानों ने लीबिया में भयंकर तबाही मचाई। मिस्र और फ्रांस ने रफेल विमानों का इस्तेमाल कर लीबिया स्थित टर्की के अल वातिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें टर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं। हमले में तुर्की के कई सैनिक भी मारे जाने की खबर है। रफेल की मार से मिलिट्री बेस तबाह होने के बाद तुर्की लीबिया में रूस से लिया डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात करेगा। रफेल की दहाड़, लीबिया में हाहाकार। लीबिया में टर्की का सैन्य ठिकाना बर्बाद। राफेल के सामने रडार फेल, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नहीं आया काम। F-16 भी हुआ नाकाम। बाहुबली राफेल के सामने टर्की का निकला गुमान। लीबिया फिर बना जंग का मैदान। राफेल ने लीबिया में मचाई भयंकर तबाही। लीबिया में मौजूद टर्की की एयरबेस पर राफेल की जोरदार चढ़ाई। मिस्र और फ्रांस पर हमले का शक। तुर्की ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 125 किलोमीटर दूर नूकत अल कमस जिले में अल वाटिका एयरबेस पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है, जिसे मिस्र और फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। मिस्र ने कई बार इसे लेकर टर्की को चेताया और अब राफेल की मार से तुर्की के मिलिट्री में हाहाकार मचा है। अब बौखलाया, तिलमिलाया, घबराया तुर्की परेशान है, हैरान है और राफेल के खौफ में आकर लीबिया में अपने मिलिट्री बेस पर S-400 तैनात करेगा। यानी कि अब लीबिया में S-400 डिफेंस सिस्टम की सीधे टक्कर दमदार राफेल से हो सकती है। ऐसे में समझ लीजिए आखिर राफेल में ऐसा क्या है जिससे टर्की खौफजदा है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। यही राफेल अब हिंदुस्तान की ताकत है और हिंदुस्तान के दुश्मनों का सबसे बड़ा काल बनने वाला है। इसी राफेल ने टर्की के सैन्य ठिकानों को उड़ाकर अपना डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। और ब्रेकिंग न्यूज, भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई आज लद्दाख के चुशूल में बैठक होनी है और कोर कमांडर लेवल की 4थी बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब सभी विवादित क्षेत्रों पर बात होने वाली है। चीनी सैनिकों को हथियारों सहित हटाने पर बात की जाएगी, जिसमें पहली शर्त पैंगोंग लेक से पीछे हटने की होगी। इसके साथ ही फिंगर 5 पर चीनी सेना जो डटी हुई है उसे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उसे लेकर भी बात होने वाली है। 11:30 बजे का वक्त तय है जब लद्दाख के चुशूल में ये 4थी और बेहद अहम बैठक होगी। तो भारत चीन के बीच आज कमांडर लेवल की ये बैठक होगी। पैंगोंग खाली करने पर चीन से 2 टूक बात की जाएगी। 4थे दौर की इस मीटिंग को तनाव कम होने के बाद सबसे निर्णायक बैठक माना जा रहा है। आज बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान को हिंदुस्तान का सीधा मैसेज होगा। आज ड्रैगन से आंख मिलाकर हर हिमाकत का हिसाब होगा। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कथित डेप्यूटी सुपर पावर का डबल गेम उजागर होगा। आज लद्दाख के चुशूल में भारत चीन में सुलह की 4थी कोशिश होगी। कोर कमांडर स्तर की इस मीटिंग में आज लद्दाख के चुशूल में भारत चीन में सुलह की 4थी कोशिश होगी। कोर कमांडर स्तर की इस मीटिंग में आज ड्रैगन को हिंदुस्तान 2 टूक बताएगा। पैंगोंग खाली करने का पैगाम बीजिंग के सनकी बादशाह तक पहुंचाएगा। इस बैठक में हिंदुस्तान का मैसेज क्लियर होगा, जो हिंद से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे में आज लद्दाख के चुशूल में कोर कमांडर स्तर की 4थी बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। आज की बातचीत का एजेंडा सभी विवादित क्षेत्रों से चीनी सैनिकों को हथियारों सहित हटाने का होगा। तो पहली शर्त पैंगोंग लेक से चीन के और पीछे हटने की होगी। फिलहाल ड्रैगन आर्मी फिंगर 5 पॉइंट पर तंबू गाड़े हुए है। इस बातचीत के दौरान डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन बात आगे बढ़ाएगा। तो इस बैठक में भारत चीन टकराव के हर पहलू पर बारीकी से बात होगी। ये बैठक बेहद खास है क्योंकि चीनी सेना गलवान में फिंगर 4 पॉइंट से पीछे हट गई है। इससे पहले तीसरे दौर की बैठक 30 जून को लद्दाख के चुशूल में हुई थी। इन बैठकों से पिछले कुछ दिन में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर चल रही तनातनी कम हुई है। ऐसे में चीन के विस्तारवाद से लेकर हर विवाद तक पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है। एक तरफ जंग की तैयारी और दूसरी तरफ शांति की बात करने वाले चीन का दोहरा चरित्र पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि चीन के हर कदम पर हिंदुस्तान की नजर है।
प्रधानमंत्री मोदी चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए दिन रात स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इस वक्त चीन पर शिकंजा कसने का कोई भी मौका अमेरिका इस वक्त नहीं छोड़ रहा है। दक्षिण चीन सागर पर आक्रामक अब अमेरिका हो चुका है। चीन का दावा गैर कानूनी है, ये माइक पोम्पियो ने कहा। साथ ही अमेरिका और मजबूत करेगा अपनी रणनीति। आने वाले वक्त के लिए दक्षिण चीन सागर में जो कोई भी दावा चीन की तरफ से किया जा रहा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी अमेरिका ने बता दिया है। और ये भी कहा है कि साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी नहीं चलने देंगे, अपने आगे की रणनीति को और मजबूत करेंगे और चीन को जवाब देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की जहरीली बोली बदस्तूर जारी है और अब उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा सामने रख दिया। पीएम ओली ने श्री राम को नेपाली और अयोध्या को जनकपुर के पास बताया। 100 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। भारत का राजकुमार रामलाई स्वीकार भारत का होइन अयोध्याका अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिम। ये नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का नया प्रोपेगेंडा है। सीमा विवाद के जनक ओली अब कहते हैं कि भगवान श्री राम भारतीय नहीं नेपाली थे। उन्होंने इस झूठ को बेहद आत्मविश्वास के साथ मीडिया के सामने पेश कर दिया। ओली झूठ पर झूठ गढ़ते चले गए और खोखले दावों की लंका पर नेपाल में झूठ की अयोध्या का निर्माण कर दिया। हामी पहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई स्वीकार भारतका होइन अयोध्याका अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिम। केपी शर्मा ओली कहते हैं कि त्रेता युग में संचार और यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। ऐसे में यूपी से जनकपुर पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। पीएम ओली के इन बेतुके बयानों पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के महंत और ट्रस्ट के सदस्य कहते हैं कि रामायण और पौराणिक ग्रंथों में अयोध्या के पास सरयू नदी बताई गई है। मुख्य अयोध्या सरयू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। ओली इस युग के रावण ड्रैगन से प्रभावित है और उनके फैसले, बयान और प्रोपेगेंडा भी चीन के मुताबिक चलते हैं। ओली का ये नया बयान भी भारत की भावनाओं को आहत करने वाला है। ओली लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे युगों पुराने नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर पुणे से, जहां पर एनआईए ने देश के खिलाफ आतंकी साजिश वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक वही 22 साल की सादिया अनवर शेख है जो कि 2015 में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए जा रही थी, और जो दूसरा शख्स है उसका नाम नबील एस खत्री है। आईएस खुरासान मॉड्यूल से जुड़े ये दोनों लोग देश में धमाकों और साथ ही कश्मीर में आतंक फैलाने की प्लानिंग में थे। दोनों को दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाना है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। नबील एस खत्री, उम्र 27 साल, पेशा जिम संचालक। सादिया अनवर शेख, उम्र 22 साल, पत्रकारिता की छात्रा। लेकिन ना नबील की ये सही और मुकम्मल पहचान है और ना ही सादिया शेख की। असल में इन दोनों का धंधा कुछ और ही निकला। आतंक का धंधा, देश को बर्बाद करने का इरादा। ये दोनों आईएस खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हुए एजेंट हैं। पुणे से एनआईए ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हुए। इनके तार दिल्ली में इसी साल गिरफ्तार किए गए कपल जहां जैद सामी और उसकी पत्नी हिना बशीर बेग से जुड़े मिले। ये दोनों इस्लाम स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी के लिए भारत में एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। सादिया शेख इन दोनों के लिए आतंकियों के रिक्रूटमेंट में मदद कर रही थी, जबकि नबील आईएसकेपी के आतंकियों को हथियार, बम बनाने का बारूद, फर्जी आईडी पर सिम कार्ड जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाता था। मामला इसीलिए बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि पहले पकड़ा जा चुका जहां जैब और उसकी पत्नी हिना बेग तिहाड़ में बंद आईएसकेपी के कमांडर अब्दुल्ला बासित के लगातार संपर्क में थे। इनका मकसद हिंदुस्तान के कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रचना और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। आतंकियों का रिक्रूटमेंट करती थी सादिया। आईएसकेपी आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था नबील। जहां जैब और हिना आईएसकेपी कमांडर अब्दुल्ला बासित के सीधे संपर्क में थे। इनका मकसद देश भर में ब्लास्ट और जेएनके में आतंक फैलाना। सादिया इससे पहले 2018 में भी जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक की प्लानिंग में पकड़ी गई थी, जबकि 2015 में आईएसआईएस लिंक में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कम उम्र को देखते हुए बाद में काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया।
2018 में जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग में पकड़ी गई थी सादिया। 2015 में आईसिस से लिंक में गिरफ्तार हुई थी सादिया। और अब बात असम की, जहां पर बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। कैसे बेजुबान बाढ़ के दर्द में बेहाल इधर से उधर सुरक्षित स्थानों की खोज में भटक रहे हैं। खबर देखिए। जंगल के राजा का ये हाल देखिए, जिसकी दहाड़ से जंगल में सन्नाटा छा जाता था, आज वो बकरियों के बाड़े में दुबका है। जो हिरन अपनी ऊंची ऊंची कुलाचों से जंगल की जमीन नाप देते थे, वो बाढ़ के पानी में गोते लगा रहे हैं। हाथियों का झुंड जो मदमस्त होकर जंगल में कदम ताल करता था, वो डरा सहमा इंसानों की बस्ती में खुद के लिए ठिकाना ढूंढ रहा है। वन्य प्राणियों की रहस्यमयी दुनिया जो घने जंगलों में बसती है, वो इतनी मजबूर हो चली है कि सड़कों पर राहत की राह ढूंढ रही है। असम में बाढ़ और बारिश की वजह से इंसानों की दुनिया में जो सैलाब आया, वैसा ही सैलाब इन बेजुबानों की बस्ती में भी तांडव कर रहा है। जिस जंगल में हर दिन मंगल होता था, वहाँ अमंगल की छाया है। बाढ़ ने ऐसा रौद्र रूप धरा कि पक्षियों के घोंसलों से लेकर बाग के ठिकानों तक तबाह हो चुके हैं। बेजुबान जानवर बदहवास हैं। हाथी हो या शेर, गेंडा हो या हिरण, हर कोई नया आशियाना ढूंढ रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास कंडोलीमारी गांव में बकरियों के शेड के अंदर एक बाघ को देखा गया। बेचारा पानी के बीच डरा और सहमा हुआ जिंदगी से जंग लड़ रहा था। वन विभाग के कर्मचारियों को ये बात पता चली तो वो पूरी टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर इस बाघ को बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ऐसे कई अभागे बेजुबान थे जो बाढ़ के रौद्र रूप के सामने जिंदगी हार बैठे। पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूब चुका है और 47 जानवर इसी पानी में जल समाधि ले चुके हैं। दर्जनों जानवर लापता हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में हाहाकार मचा है। गाड़ियों की जगह अब वहां पर नाव चल रही है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, कुदरत का ये कहर सब पर भारी पड़ा है। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच आज फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर यह है कि विधायक दल की इस बैठक के लिए सचिन पायलट को भी न्योता दिया गया है, लेकिन सचिन पायलट ने कह दिया है कि बैठक में मैं नहीं आऊंगा। पायलट का 25 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा है। ये दावा खुद सचिन पायलट ने कहा है कि 25 से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में, और आज होने वाली विधायक दल की इस बैठक में मैं शामिल नहीं होऊंगा, ये साफ कर चुके हैं सचिन पायलट। राजस्थान में अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक मुकेश भाकर खुलेआम अशोक गहलोत के खिलाफ अब मैदान में उतर आए हैं। और गहलोत के खिलाफ विधायक मुकेश भाकर का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब गहलोत की गुलामी, भाकर ने बताया है। भाकर राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। विधायक भाकर ने सीधे तौर पर गहलोत पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि निष्ठा का मतलब यहां गहलोत की गुलामी करने जैसा है। कांग्रेस 109 विधायकों के समर्थन की बात तब भी कर रही है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं असमंजस है कि उनके साथ अपने ही विधायकों ने राजस्थान का किला ध्वस्त करने की ठान रखी है। नेताओं की तल्खी से ये जाहिर भी हो रहा है। फिर होटलों का दौर, अपना अपना खेमा, दूसरी भाषा में कहें तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। फिलहाल बीजेपी राजस्थान के राजनीतिक खेल में दूर से ताक में बैठी दिख रही है। इधर सचिन पायलट के साथ बीजेपी की नजदीकियों का बाजार गर्म है। ऊपर से सचिन खेमे का अलग बैठक करना कांग्रेस की परेशानी पर बल डालने के लिए काफी है। ये सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। राजस्थान में गहलोत के हाथ कमजोर होते जा रहे हैं। कारण कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार। सचिन पायलट, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, राकेश पारी, GR खटाड़ा, इंद्राज गुर्जर, गजेंद्र सिंह शक्तावत, हरीश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवर लाल शर्मा, विजेंद्र ओला, हेमा राम चौधरी, PR मीणा, राम निवास गावड़िया, मुकेश भाकर, सुरेश मोदी, अमर सिंह जाटव। कांग्रेस को ये सचिन पायलट की गुस्ताखी लगती है। उन्होंने कहा, सचिन पायलट की शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराना चाहते हैं तो ये गलत है। मैं गुजारिश करता हूं कि वो नियमों का पालन करें। सिंघवी वो भी इतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं।
कि ऐसी करीब करीब कोई मुद्दा नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसमें वो अपना असहमति, अपना गुस्सा, अपना मुद्दा जिससे वो तकलीफ में है व्यक्त नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बागी तेवर अपना लिए जाने के बाद पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें भी सामने आ रही हैं। तो राजस्थान की सत्ता का खेल मंगलवार को भी जारी रहेगा। सोमवार को सियासी पर्दा काफी हद तक उठ चुका है, लेकिन मामला दी एंड तक पहुंचने से रह गया और अब सब कुछ आज यानी कि मंगलवार को तय हो जाएगा कि गहलोत सरकार की मियाद कितने वक्त की है। मीटिंग का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा। राजस्थान की सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी निगाहें आज के घटनाक्रम पर टिकी हैं। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच दरार इतनी बड़ी हो गई दिखती है कि उसे भरना मुश्किल दिख रहा है। पहली बार सचिन पायलट समर्थक 20 विधायकों का वीडियो सामने आया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 23 विधायक हैं जो गहलोत विरोधी गुट में शामिल हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी सचिन पायलट के साथ चले गए हैं। खुशवीर सिंह जोजावर, सुरेश टांग, ओम प्रकाश हुड्डा। सूत्रों के मुताबिक ये सभी पायलट के साथ हैं। सोमवार को कांग्रेस की बैठक से सचिन पायलट और गैर हाजिर विधायकों को दिया गया और कांग्रेस ने एक बार फिर चांस लिया। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। बातचीत के लिए दरवाजे खुले। जाहिर है कांग्रेस सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इसके लिए पार्टी पायलट को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। सचिन समेत उसके समर्थक विधायकों को आज सुबह 10 बजे होटल फेयरमाउंट में बुलाया गया है और अपनी बात रखने की बात की है, लेकिन कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं मामले के संभलने की उम्मीद कम दिखती है। सुरजेवाला की तलखी ये जाहिर कर रही है। चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। तो राजस्थान में सियासी संकट बरकरार है। कल की जो स्थिति देखने को मिली उसके बाद तो कम से कम गहलोत सरकार साफ नजर आई कि वो अपनी कुर्सी बचा लेगी, लेकिन आज जो होने वाला है यानी कि आज और विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि वो नहीं आएंगे, किनारा कर चुके हैं वो उससे, और साथ ही ये भी दावा किया है कि उनके पास भी विधायक है। एक तरफ फ्लोर टेस्ट की भी मांग उठ रही है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि बहुमत अब भी कांग्रेस के पास है तो उसका आधार क्या है वो आप समझ लीजिए। राजस्थान विधानसभा की जो सीटें हैं उनका आंकड़ा है 200 का, यानी कि अगर बहुमत बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए संख्या चाहिए तो वो है आधा +1 यानी कि 101 चाहिए। कांग्रेस के पास अपने अभी के वक्त में 107 विधायक हैं, 15 निर्दलीय हैं और साथ ही अगर आप इनको मिला लेंगे अन्य के साथ तो ये संख्या 122 हो जाती है। बहुमत का आंकड़ा है 101 यानी कि 122 का आंकड़ा उससे ज्यादा है। 3 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस ने अपनी सूची से हटा दिया है। उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो भी आप जान लीजिए। 3 निर्दलीय हटाए जाने के बाद कांग्रेस के पास अभी आंकड़ा है 119 का और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 101 का, तो 119 जाहिर है कि उससे ज्यादा है। अब बीजेपी के पास कितनी संख्या है ये भी जान लीजिए। बीजेपी के पास 73 की संख्या है जिसमें 3 सहयोगी हैं, कुल मिला के 76 का आंकड़ा बीजेपी के पास बनता है। सचिन पायलट के पास 23 विधायक की खबर है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है 23 विधायक उनके पास आ जाएंगे। अब अगर आप बीजेपी का आंकड़ा और जो पायलट खेमा है यानी कि 23 का, उसे आप जोड़ देंगे 76 + 23 तो ये आंकड़ा बन जाता है 99 का और बहुमत का आंकड़ा है 101 यानी कि बहुमत के आंकड़े से 2 कम अभी की स्थिति ये नजर आ रही है। तो अब बड़ी बात यह है कि कुर्सी अभी गहलोत उस पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन पायलट आखिर बागी क्यों हुए ये हर किसी के मन में सवाल है। कयास कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सचिन पायलट गहलोत के वर्सेस में खड़े हो गए। तो विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा माने गए थे सचिन पायलट, लेकिन कुर्सी किसको मिलती है? गहलोत को मिलती है और उस दिन इसका बीज पड़ जाता है। अशोक गहलोत ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि इतने सारे मंत्रालय तो सचिन पायलट के पास थे, लेकिन सचिन पायलट को जो कम महत्वपूर्ण वाला है यानी कि लोक निर्माण विभाग वो उनको मिल जाता है। जाहिर बात है कि इसमें
सचिन पायलट बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। गहलोत ने लोकसभा चुनाव में बेटे वैभव की हार का ठीकरा पायलट पर फोड़ दिया। पहले पूरी की पूरी प्लानिंग की, वैभव को मैदान में उतारा, वो हार गए। पूरा सुपड़ा गहलोत सरकार का साफ हुआ था, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के भीतर। तो वो ठीकरा जो था वो भी सचिन पायलट के सिर पर फोड़ दिया गया। गहलोत सरकार अस्थिर करने के मुद्दे पर एसओजी का जो नोटिस पहुंचा पायलट के पास, तो वो पांचवी और बहुत बड़ी वजह रही। यानी कि वहां पर सचिन पायलट का धैर्य टूट गया और उसके बाद जो स्थिति बनती हुई नजर आई वो ये कि एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट। तो ये 5 बहुत बड़ी वजह रही जिसकी वजह से सचिन पायलट नाराज गहलोत से नजर आए। और उसके बाद कल का जो डेवलपमेंट हमने देखा, फिर आज एक बहुत बड़ी खबर जिसकी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, विधायक दल की बैठक जिसमें सचिन पायलट ने कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे। बहरहाल इन समीकरणों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं और ये बड़ी खबर है बीजेपी से, जहां पश्चिम बंगाल में आज बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। विधायक की जो संदिग्ध मौत हुई उसके बाद बीजेपी नाराज नजर आ रही है। ऐलान किया है कि आज हम बंद करेंगे और संदिग्ध मौत के खिलाफ बीजेपी के बंद का ये आह्वान किया गया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आएगी और साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि विपक्ष से बदला ले रही है, बेगुनाहों की हत्या कर रही है टीएमसी। बंगाल में टीएमसी की नफरत की राजनीति की जा रही है और साथ ही सीबीआई जांच हो विधायक की मौत मामले में, इसकी मांग भी बीजेपी ने की है। ये तस्वीरें आज के सिस्टम पर बहुत बड़ा धब्बा हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जमीन से सिर्फ कुछ इंच ऊपर लटकती इस बॉडी से साफ है कि पहले इसे मारा गया, फिर मार कर लटका दिया गया। जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई मामूली शख्स नहीं थे बल्कि बीजेपी विधायक थे। जरा सोचिए, किसी बीजेपी विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो पश्चिम बंगाल में आम आदमी का क्या होगा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से आई हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव फंदे से लटकता मिला है। बीजेपी का आरोप है कि विधायक की पहले हत्या की गई, उसके बाद फंदे से लटकाया गया है। खबर मिलने के बाद पुलिस वारदात की जगह पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। आप देख सकते हैं घर के बाहर लोहे की टीन के शेड के नीचे ये शव लटक रहा है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दिनाजपुर के हिम्मताबाद में बीजेपी विधायक देवेंद्र रॉय का शव घर से 1 किलोमीटर दूर एक दुकान के सामने बरामदे में लटका मिला। फांसी के फंदे का दूसरा सिरा विधायक के ही हाथ में था, जिसे देखते हुए हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य। ममता बनर्जी के राज में भाजपा नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हेमताबाद के विधायक श्री देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या कर दी गई। उनका शव फांसी पर लटका मिला। क्या इनका गुनाह सिर्फ भाजपा में आना था? आपको बता दें, कुछ दिनों पहले बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में दिलीप घोष मामूली तौर पर जख्मी हो गए थे। इससे पहले बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के खजूरी में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और बीजेपी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान बीजेपी के जिला सचिव को गोली मार दी गई थी और अब फिर बीजेपी विधायक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब रोज की बात यहां पर नजर आ रही है। वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर। पहले जहां पर भारत चीन को लेकर वो हमला बोल रहे थे और उनका एक पहला वीडियो भी आज सामने आने वाला है। तो 100 सेकंड में आपको ये दिखा देते हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगता है कि भारत चीन विवाद पर केंद्र सरकार जनता से सच्चाई छिपा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वो सो रहे हैं और भारत इसकी कीमत चुका रहा है। ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल ने मोदी सरकार के साथ मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया, आज भारतीय समाचार मीडिया के बड़े हिस्से पर फांसीवादी हितों ने कब्जा कर लिया है। एक नफरत भरा विमर्श टेलीविजन चैनल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठी खबर फैलाई जा रही है। झूठ का ये विमर्श भारत को खंडित कर रहा है। राहुल गांधी की ये बातें विपक्ष के गले नहीं उतर रही, क्योंकि पिछले दिनों लेह लद्दाख में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, गलवान घाटी पर कब्जे की कोशिश और जवानों की शहादत पर मोर्चा संभाला, उससे चीन को न केवल अपने पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चीन की भद्द भी पिटी। पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है।
राहुल गांधी ने कोरोना से लड़ाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि भारत कितनी खराब स्थिति में है। इतिहास और समसामयिक मुद्दों को लेकर फुल प्रूफ होमवर्क का दावा किया है, जिसे वो आज से लोगों को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए वीडियो संवाद करेंगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं सच्चाई में रुचि रखने वालों के लिए हमारे समसामयिक मामलों, इतिहास को स्पष्ट और सुलभ बनाना चाहता हूं। कल से वीडियो पर आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। इससे पहले राहुल गांधी ने कोविड-19 के असर एवं इससे निपटने के तरीकों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों के साथ संवाद किया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के पिटारे से क्या निकलता है। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त के CJIS बोबडे की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच आज कानपुर शूटआउट मामले की सुनवाई करने वाली है। इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विकास दुबे को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। एनकाउंटर की CBI या फिर SIT जांच को लेकर ये जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई। हालांकि याचिका मुठभेड़ से पहले देर रात दायर की गई थी, जिसमें विकास दुबे की भी एनकाउंटर किए जाने की आशंका जाहिर की गई थी। यूपी पुलिस ने दावा किया था कि विकास दुबे तब मारा गया था जब उसे उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसने भागने की कोशिश की थी। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की CBI या फिर SIT जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अमर दुबे एनकाउंटर की जांच करने के लिए FSL की टीम पहुंची और फिल्मी अंदाज में सीन को रिक्रिएट किया। अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आखिर अमर दुबे ने कानून हाथ में कैसे लिया। साथ ही एनकाउंटर की बारीकियों का भी जायजा FSL की टीम ने लिया। जगह वही, अंदाज वही, पुलिस भी वही, लेकिन अपराधी नकली। जी हां, ये रिक्रिएशन है कानपुर कांड का, जिसमें अमर दुबे का एनकाउंटर किया गया। यूपी के हमीरपुर में हुए विकास दुबे के शार्प शूटर भतीजा अमर दुबे के एनकाउंटर के मामले में लखनऊ से फॉरेंसिक टीम हमीरपुर के एनकाउंटर स्थल पहुंची और एनकाउंटर के सीन को रिक्रिएट किया। 5 सदस्यीय टीम के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही, जिससे उन्होंने जानकारी हासिल करते हुए बारीकी से जायजा लिया। हमीरपुर अमर दुबे एनकाउंटर मामला, जिला मजिस्ट्रेट ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। ADM करेंगे अमर दुबे एनकाउंटर की जांच। 15 दिन में साक्ष्य सहित जांच के आदेश। मामला है 8 जुलाई का, जो हमीरपुर के मोहदा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल इंटर कॉलेज के पास STF और स्थानीय पुलिस ने विकास दुबे के शार्प शूटर भतीजे अमर दुबे की सूचना पर एनकाउंटर का ढेर कर दिया, जिससे मुठभेड़ में मोहदा इंस्पेक्टर मनोज शुक्ला और एक STF के सिपाही को भी गोली लगी थी। अब इस एनकाउंटर की जांच के लिए शासन ने SIT गठित की है। साथ ही इसके लिए पुलिस प्रशासन के निर्देश पर एनकाउंटर को बारीकी से देखा गया। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की रात को जब विकास दुबे के घर पर पुलिस दबिश देने आई थी, तो अमर दुबे भी वहां पर मौजूद था। पुलिस वालों पर फायरिंग करने में और उनकी जान लेने में वो भी शामिल था। घटना के बाद से अमर विकास के साथ भाग निकला था। अमर विकास के सबसे खास लोगों में से एक था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।